हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है समावेशी शिक्षा हेतु जो द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका, उसके लघु उत्तरीय प्रश्न आज आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। इससे पहले सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न ऑल एमसीक्यू में पहली सेशन में करा चुकी हूँ। तो गाइज, अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। लघु उत्तरीय प्रश्न डीएलएड थर्ड सेमेस्टर समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 1, परामर्श के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। परामर्श के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? परामर्श के ये उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 1, उपबोध्य का विकास। नंबर 2, उपबोध्य का जानना रुत स्टेंगने। नंबर 3, उपबोध्य के अभिप्रेरणा को समझना। उपबोध्य का विकास। थट एवं गौरी वेरिज के अनुसार परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं को समाधान करने में इस प्रकार सहायता करने से अवसर प्रदान करता है जिससे किसी प्रकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का विकास हो सके। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने परामर्श के उद्देश्यों को अग्रलिखित प्रकार परिभाषित किया है। किस तरीके से? उपबोध्य द्वारा अपनी क्षमता, अभिप्रेरकों एवं आत्म दृष्टिकोणों की यथार्थ स्वीकृति। पॉइंट 2 है, उपबोध्य द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण के अनुसार तर्क संगत सामंजस्य की प्राप्ति। पॉइंट 3 है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की समाज द्वारा स्वीकृति एवं समुदाय, रोजगार एवं वैवाहिक संबंधों के क्षेत्र में उनका निहितार्थ। पॉइंट 2 है, उपबोध्यों को जानना। रुथ स्टेंग ने उपबोध्य को परामर्श का केंद्र बिंदु माना है। परामर्श किया जाने वाला व्यक्ति उपबोध्य सहज रूप से परामर्श का केंद्र है। परामर्शदाता उसके प्रति लगातार संवेदनशील रहता है। उपबोध्य को अपनी अवधारणा अथवा संप्रत्यय कार्य हेतु उसकी तत्परता, उसकी दमित इच्छाएं, उसकी अपराध भावना, उसके व्यवहार के अंतर्गत वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है यदि बातों को सफल परामर्श का आधार है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 3 है, उपबोध्य के अभिप्रेरणों को समझना। रॉजर्स एवं बेले ने कहा है, परामर्शदाता को अपने संपर्क में आने वाली व्यक्ति की कभी अवहेलना या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किस गुण धारणा पर निर्मित प्रतिमान या व्याख्या पर निर्भर करना कभी भी हानि रहित नहीं समझा जा सकता। संभव है अधिकांश व्यक्तियों पर लागू होने वाली व्याख्या उपबोध्य पर लागू न हो। क्वेश्चन नंबर 2, निर्देशन क्या है? निर्देशन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। किसी व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करना एवं उसका सर्वांगीण विकास करना ही निर्देशन है। निर्देशन का क्षेत्र व्यक्ति वह उसके परिवेश के बीच स्थापित संबंध से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं के निदान एवं उपचार हेतु दी जाने वाली सहायता तक सीमित है। विद्यालय में व्यक्ति का संबंध निर्देशन के 3 निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। विद्यालयों में व्यक्ति का व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंध, स्व का ज्ञान और व्यक्तित्व गुणों को परस्पर तथा व्यवहार से संबंध वे है अन्य छात्रों तथा व्यक्तियों का और उनके साथ संबंधों का ज्ञान। पॉइंट 2 है, व्यक्ति का पाठ्यक्रम के साथ संबंध। व्यक्ति की शैक्षिक निष्पत्ति तथा प्रकृति शैक्षिक एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा व्यक्तिगत विकास। पॉइंट 3, व्यक्ति की शैक्षिक एवं व्यवहारिक अवसरों के साथ संबंध। अग्रिम शैक्षिक तथा व्यावसायिक मांग की पूर्ति की तैयारी उचित शैक्षिक और व्यवहारिक अवसरों से लाभान्वित होना। क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशन के उद्देश्य तथा आवश्यकता को विस्तार पूर्वक समझाइए। निर्देशन के उद्देश्य व्यक्ति को उद्देश्यहीन एवं निरर्थक कार्य को करने में रुचि नहीं होती और न ही वह पूरा हो पाता। निर्देशन की प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। व्यक्ति को उसकी योग्यता तथा शक्ति का ज्ञान कराना ताकि वह अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए उपयोगी योगदान दे सके। व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुरूप शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान कराना।
व्यक्ति को अपनी योग्यता और रुचियों तथा क्षमताओं को विकसित करने में सहयोग देना। व्यक्ति को संतुलित शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक प्रगति में इस प्रकार व्यक्ति को अपनी योग्यता और रुचियों तथा क्षमताओं को विकसित करने में सहयोग देना। व्यक्ति को संतुलित शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक प्रगति में इस प्रकार सहायता देना कि वे अपने वातावरण के साथ संतोषजनक रह सके। पॉइंट 5 है, व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वह विभिन्न परिस्थितियों में अपनी समस्याओं का इस प्रकार समाधान करने योग्य हो जाए कि इससे वह स्वयं का तथा समाज का अधिक से अधिक हित कर सके। पॉइंट 1 है, सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। समाज की सुरक्षा तथा प्रगति के लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह योग्य एवं विकास क्रियाशील नागरिक बन पाए। सामाजिक दृष्टि से निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ए है, परिवर्तित पारिवारिक दशाएं, उद्योग एवं श्रम की परिवर्तन दशाएं, जनसंख्या में परिवर्तन, उचित नियोजन में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक दृष्टिकोणों से निर्देशन की आवश्यकता। राजनीतिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता होती है क्योंकि व्यक्ति जन्मजात राजनीतिक नहीं होता। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश है, इसकी आवश्यकता है कि यह निम्नलिखित 3 प्रकार का हो: स्वदेशी रक्षा, प्रजातंत्र की रक्षा और राष्ट्रीय रक्षा। शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। छात्रों के लिए बहुत उपयोगी शिक्षा सबके लिए और सब शिक्षा के लिए है। इस आशय से प्रत्येक बच्चे की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे सरकार ने इसलिए शिक्षा कानून RTE एक्ट बनाया है। अनिवार्य शिक्षा का अभिप्राय प्रत्येक ऐसे बच्चे से है उसकी योग्यता एवं बुद्धि के अनुसार शिक्षित कार्य किया जाए। जैसे पाठ्यक्रम का चयन है, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, अनुशासनहीनता को रोकना, सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि, अपव्यय एवं अप्रोदन को रोकना, नवीन विद्यालयों में समायोजन हो हेतु। पॉइंट 4 है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। मनोविज्ञान अध्यापनों से स्पष्ट हो गया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता के साथ साथ उसके वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। निर्देशन सहायता द्वारा यह निश्चित होता है कि किस बच्चे ने व्यक्तित्व विकास के लिए कैसा परिवेश होना चाहिए, या निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का समावेशन, संतोषजनक समायोजन, भावनात्मक समावेशन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए, निर्देशन से कितने प्रकार के होते हैं सविस्तार बताइए। निर्देशन के प्रकार। पैटरसन ने निर्देशन के 5 प्रकार बताए। शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक निर्देशन। क्रूफ एवं कीफोवर ने निर्देशन के 5 प्रकार बताए हैं। शिक्षा संबंधी, व्यवसायिक संबंधी, मनोरंजन संबंधी, ठीक है, ये 5 प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए, नैदानिक परामर्श से आप क्या समझते हैं। नैदानिक परामर्श समस्या समाधानात्मक, उपचारात्मक अथवा संकटकालीन परामर्श से अधिक कीमती और लाभदायक होता है। इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्शदाताओं पहले से ही ऐसे प्रयत्न करता है कि परामर्शग्राही को संभावित कठिनाइयों या परेशानियों से बच रहने में सक्षम बनाया जा सके। छात्रों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे, वे निरोग तथा बलशाली बने रहें। उनकी शिक्षा या प्रशिक्षण स्वास्थ्य ठीक बना रहे, वे निरोग तथा बलशाली बने रहें, ठीक प्रकार चलता रहे, वे ठीक व्यवसाय का चयन करें, अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार के परामर्श से बालकों को बुरी संगत, बुरी आदतों एवं व्यवहारगत समस्याओं या व्यक्तित्व विकारों से ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परामर्शदाता किसे कहते हैं। परामर्शदाता के कौन कौन से गुण होते हैं। परामर्श देने वाला वह विशिष्ट व्यक्ति जो नियुक्त की जाता है उसे परामर्शदाता कहते हैं। इनके गुण ये होते हैं, परामर्शदाता को उन्हें उपयुक्त रूप से समझना चाहिए
कि वे क्या हैं, उनकी योग्यताएं तथा क्षमताएं क्या हैं, रुचियां, दृष्टिकोण तथा इच्छाएं और भिन्नताएं, अभिलाषाएं क्या हैं, इस तरीके के पता होना चाहिए। उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें इनसे मुक्ति दिलाने में मदद करनी चाहिए। उसे ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए, उन्हें उनके अध्यापकों द्वारा सराहा जाए तथा कक्षा में उनकी गिनती अच्छे से हो सके। अपने साथी छात्रों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, उनके द्वारा पर्याप्त सम्मान और समूह में स्थान दिया जाए। इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। पॉइंट बी है, उनके व्यवहार में कुछ वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए। अगर है तो उन्हें तुरंत दूर करने के परामर्शदाता की सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, बाल अधिगम्य निर्देशन एवं परामर्श का महत्व बताइए। निर्देशन का महत्व इस प्रकार है, शैक्षिक मार्गदर्शन अथवा निर्देशन द्वारा व्यक्तिगत भेदों की जानकारी आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। पाठ्य विषयों के चयन से सहायता मिलती है, विद्यालयों की व्यवस्था में मदद मिलती है, पाठ्यक्रम को संगठित करने में सहायक होता है, विभिन्न शिक्षण गतिविधियों के चुनाव में सहायक होता है। परामर्श के महत्व क्या हो सकते हैं? परामर्शदाता उपबोध्य वह होता है जिसे परामर्श दिया जाना है के विषय में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना को ऐसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है कि सब तथ्यों को जानने के पश्चात अपने संबंध में उठने वाली तमाम समस्याओं का निवारण हो सके। बालकों को अपने संबंध में अपनी क्षमताओं तथा योग्यताओं की जानकारी मिल जाती है। बालक अपनी समस्याओं से संबंधित वातावरणीय परिस्थितियों से अवगत हो जाता है तथा उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालता है। समस्याओं के समाधान में उपबोध्य की सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं। समस्या के समाधान के लिए स्वयं निर्णय लेने की सक्षम हो जाता है। बालक अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है। मंदबुद्धि बालक के शिक्षित होने में सहायता मिलती है। बालकों की रचनात्मक कार्यों के सीखने हेतु प्रेरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हुए, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं बताइए। वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि औसत बालकों से कम होती है, उन्हें विकास प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं, जिनका IQ उच्च स्तर का होता है। इनकी एक विशेषता यह होती है, इस अपने सम आयु वाले साथियों की तुलना में अपरिपक्व प्रतीत होते हैं। इनमें कम आत्मविश्वास होता है और निम्न स्तर की अप्रतिष्ठा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, अष्टबांधित बच्चों की किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है। अष्टबांधित बालकों की शिक्षा प्रणाली की अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ विशिष्ट सामग्रियों को प्रयोग किया जाता है, जिन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। भारत में श्रवण उद्दीपन ही शिक्षण का आधार है। अष्टबाधित बच्चे कोई खेल विधि, आगमन में निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, कई योजना की विधि द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल अपराध के प्रमुख कारण है। तो क्या कारण हो सकते हैं बाल अपराध के? विघटित परिवार हो सकता है, आर्थिक दुर्दशा हो सकती है, नियोग्य माता पिता हो सकते हैं, उपेक्षित व्यवहार हो सकता है, अनैतिकता तथा अनुशासनहीनता हो सकती है। ये टॉपिक हो सकते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 11, निर्देशन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता, क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। निर्देशन का उद्देश्य। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिसे प्रयोग करके बालक व्यक्ति उन निर्देशों को स्वयं सुलझा सके। निर्देशन का उद्देश्य है, बालक में अध्ययनरत छात्र कम आयु के होते हैं, उनका जीवन का अनुभव भी नहीं होता है, उनके मस्तिष्क में अपरिपक्व होते हैं, उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते हैं।
ऐसे अवसर पर छात्र सहायता प्रदान करना ही निर्देशन का कार्य होता है। विद्यालय में निर्देशन मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों होती है? नंबर 1 है शिक्षा संबंधी आवश्यकता। शिक्षा प्राप्त करते समय छात्रों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे विषयों अथवा कोर्सों को चुनना, उचित पुस्तकों को चुनना, रोचक कार्यों तथा पाठ्य सहायक क्रिया को चुनना, अपने लेख उच्चारण एवं अध्ययनरत आदतों को सुधारने के लिए भी उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पॉइंट 2 है व्यवसाय की आवश्यकता, वोकेशनल नीड। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को भविष्य में अपने रोजी कमाने के लिए योग्य बनाना। उनके द्वारा भविष्य में कई व्यवसायों का अपनाया जा सकता है। इन व्यवसायों तथा अवसरों की जानकारी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय साधनों की अधिकतम उपयोगिता हेतु उत्पन्न होता है। पॉइंट 3 है आपका व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। बच्चों के व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समायोजन हेतु अत्यंत आवश्यकता है। उनके उचित विकास तथा जीवन में उनकी सफलता के लिए उनकी भावनात्मक एवं सामाजिक समायोजन अत्यंत जरूरी है। निर्देशन कार्यक्रम का क्षेत्र, समस्त व्यक्तियों को निर्देश देने के लिए बाल केंद्रित सेवा, निर्देशन कर्मचारियों का महत्व, छात्रों को निर्णय लेने के अवसर दिए जाते हैं। निर्देशन विधियों को बताना। क्वेश्चन नंबर 2 है पालकों को उचित निर्देशन देने में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। शिक्षक की निर्देशन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक अपने छात्रों का अध्ययन अनेक परिस्थितियों में करता है, क्योंकि वह उनके सामने निकट संपर्क में रहता है। शिक्षक ही छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में सर्वाधिक जानकारी रखता है, क्योंकि अतः निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक अधिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। शिक्षकों के निर्देशन संबंधी कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। छात्रों के साथ संबंध स्थापित करके बाधित बालकों का पता लगाना, छात्रों में अभिभावकों का संपर्क आना, छात्रों को पुस्तकालय व सामाजिक संस्थाओं में संपर्क स्थापित कर सिखाना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, जिन छात्रों का साक्षात्कार किया जा चुका है उनकी रिपोर्ट निर्देशक को प्रदान करना, निर्देशन कार्यक्रमों में व्यवसाय तथा शैक्षिक अवसरों की सूची देना, निर्देशन कार्यक्रम को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए प्रधानाध्यापक को शिक्षकों को पूर्ण सहयोग देना। क्वेश्चन नंबर 13 है समावेशी बालकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं एवं नीतियों के बारे में बताइए। योजना ऐसे चलाई जा रही सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, विशेष उपकरणों की व्यवस्था, बहुमुखी प्रतिभा के शिक्षकों का चयन। पॉइंट 1 सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा। वर्तमान समय में समावेशी बालकों की सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, जैसे लूले, एक पैर के खराबी, चलने से कठिनाई आती है, बच्चे को कुछ उदाहरण उपकरण दिलाकर उन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजित करने का बल दिया जा रहा है। विशेष उपकरणों की व्यवस्था। वर्तमान समय में बाधित बच्चों को विशेष उपकरण, जैसे वे अपनी बाधित पर नियंत्रण रख सके, देकर उनका सामान्य कक्षाओं में समावेशन कराया जा सके। पॉइंट 3 है बहुमुखी प्रतिभा के शिक्षकों का महत्व। समावेशी विद्यालय के लिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी शिक्षकों का करने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षक के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? सामान्य रूप से निम्नलिखित मानसिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। कैसे? बच्चों का मानसिक स्तर सामान्य बालकों से कम हो या अधिक हो सकता है। इन बालकों की रुचियों का स्तर मानसिक रूप से प्रचलित होने के कारण सामान्य बालकों से भिन्न होता है। वातावरण के उत्तेजकों को अपनी बुद्धि के अनुरूप समझने के लिए इनके कारण
सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। वातावरण के उत्तेजकों को अपनी बुद्धि के अनुसार समझने के कारण इनके अनुभव भिन्न हो सकते हैं। इन बालकों को सीखने की गति सामान्य बालकों से भिन्न हो सकती है। इस प्रकार मानसिक रूप से भिन्न बालक को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। आईक्यू का ज्ञान बौद्धिक परीक्षण द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, लेखन अयोग्यता से आप क्या समझते हैं? लेखन अयोग्यता से तात्पर्य उस असमर्थता से है जो लिखने से संबंधित होती है। दृष्टिबाधित बच्चों में लेखन अयोग्यता होती है। उन्हें लिखने के लिए कोई न कोई सहायक की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे शब्दों के स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं और वे गलत लिखते हैं। इस प्रकार के बाधितों में दो की बाधाएं प्रमुख रूप से होती हैं। डिसलेक्सिया तथा डिसकैलकुलिया या बाधिता लेखन तथा पठन दोनों से संबंधित होती हैं। प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को जो मांसपेशियां कमजोरी के कारण लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें उसका अभ्यास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हुए, शैक्षिक समावेशन से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक समावेशन से आशय शैक्षिक समावेशन प्रक्रिया में उन समस्त तथ्यों को शामिल किया जाता है जो विशिष्ट बालकों की शिक्षा लागू होने के लिए होते हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट बालकों से युक्त अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं करती। शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य। शैक्षिक समावेशन का उद्देश्य सभी बच्चों को उनकी कार्य क्षमताओं एवं प्रतिभाओं के विकास का समान अवसर देना है। शैक्षिक समावेशन बाधितों बच्चों की केवल आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टिकोण से तैयार करना नहीं है, बल्कि उन्हें अन्य सामान्य बच्चों के लिए तैयार होना भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 17, निर्देशन के कोई 3 सिद्धांत बताइए। निर्देशन के सिद्धांत: उद्देश्यों का निरूपण करना, अनुकूलन, अनुभवों का प्रावधान करना, योग्यताओं का विकास करना। ये होते हैं आपके निर्देशन के सिद्धांत। उद्देश्य का निरूपण करना: निर्देशन देने से पूर्व यह ज्ञात होना आवश्यक है कि किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्देश कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम उद्देश्यों का निरूपण करना चाहिए। पॉइंट 2 है अनुकूल अनुभव का प्रावधान करना। निर्देशन देने के लिए उसकी समस्याओं में मिलते जुलते अनुभवों का प्रावधान करना भी अध्यापक आवश्यक है, क्योंकि उन अनुभवों की रोशनी में समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। पॉइंट 3 है योग्यताओं का विकास करना। निर्देशन को समस्या का समाधान करने के लिए उस व्यक्ति की योग्यताओं का विकास करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वह बिना किसी दबाव के उस परिस्थिति को समझ सके। क्वेश्चन नंबर 18, परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है? परामर्श का क्षेत्र बताइए। परामर्श में शिक्षण में समान निर्णय नहीं लिया जा सकता। परामर्शदाता संपूर्ण परिस्थितियों के आधार पर समायोजन हेतु प्रार्थी के जानकारी देता है और उसकी सहायता भी करता है। पॉइंट 3 है परामर्श प्रार्थी अपनी समस्याओं का समाधान किन किन कारणों सुझाव सहायता स्वयं ही करने में समर्थ नहीं होते, अतः समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक सुझाव की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक सुझाव को ही परामर्श कहते हैं। परामर्श प्रार्थी को समझने से पर्याप्त सहायता देता है, जिससे वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लेते हैं। परामर्श द्वारा प्रार्थी को अपनी सीमाओं को प्राप्त करने की दिशा में प्रोत्साहित कर सकता है, जिसके फलस्वरूप उसे सफलता एवं संतोष प्राप्त हो सके। पॉइंट 6 है परामर्श में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्या का समाधान के लिए इस प्रकार तक पॉइंट 7, पॉइंट 8, पॉइंट 9, पॉइंट 10 ये परामर्श के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शारीरिक अक्षमता या विकलांगता को परिभाषित कीजिए। शारीरिक अक्षमता से तात्पर्य उस स्थिति से है जब व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग ठीक प्रकार से प्रॉपर कार्य नहीं कर पाता है। यह अंग आँख, कान, नाक, पैर, हाथ आदि कोई भी हो सकता है। इस प्रकार की क्षमता में लूले, लंगड़े, बीधर, मूंग, बधिर आदि बच्चे भी शामिल हैं। यह व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों में कमी के कारण अवसरों में वंचित रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
ब्रेल लेखन की प्रक्रिया को समझाइए। ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि है जिससे स्पर्श हुआ पढ़ा लिखा जाता है। इसे पढ़ने या लिखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती। यह 6 बिंदुओं के विभिन्न उकेरे उकेरे संयोगों के संबंध से बना हुआ है। 6 बिंदुओं पर आधारित आप भी सभी भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती 6 बिंदुओं पर कर सकते हैं। ब्रेल चिन्ह मोटी कागज पर लेखन पाटी तथा ब्रेल लेखन सामग्री की सहायता से उभारे जाते हैं। लेखन पार्टी पर लिखते समय स्टाइल्स दबाकर एक एक बिंदु कागज पर उकेरे जाते हैं। ब्रेल लिपि पार्टी पर स्टाइल्स से लिखते समय एक पूर्ण अक्षर की ओर अपेक्षित बिंदु संयोगों को ही एक प्रकोष्ठ में किंतु एक बार में एक बिंदु को दबाया जाता है। राह हेतु 1 2 3 तथा 5 संख्या के समस्त बिंदुओं को एक एक साथ दबाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। पर्यवेक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित होती है। पॉइंट 1, पर्यवेक्षण के द्वारा से मुख्य शिक्षक को अपने ज्ञान का नवीनीकरण करने में मदद मिलती है। कुछ अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को अपनी गतिविधियों का कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति को यदि पर्यवेक्षण का पता है कि वह अपने कार्य को सही ढंग से करना और अतः पर्यवेक्षण व्यक्ति को अनुप्रेरित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक हो सकता है? पर्यवेक्षण विद्यालय से संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन एवं अध्यापकों का कौशल को विकास करना होता है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22, अस्थिबाधित बालकों की समस्या बताइए। इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अस्थिबाधित बच्चों की समस्याएं क्या हो सकती हैं? अस्थियों की विकृति के कारण सामान्य रूप से चलने फिरने में कठिनाई होती है। पैरों से लाचार विकृति वाले बच्चों के लिए ऊंचे फर्नीचर पर बैठना कठिन होता है। पैरों से जीना चढ़ने में कठिनाई होती है, लिखने में कठिनाई होती है, पीछे से दिखाई देने में कठिनाई होती है। अस्थिबाधित बच्चों के लिए शैक्षिक व्यवस्था अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा होनी चाहिए, विशेष कक्षा का प्रबंध होना चाहिए, उपचार सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशिक्षित अध्यापक होना चाहिए। अस्थिबाधितों के लिए पाठ्यक्रम का अनुकूलन होना चाहिए, विशेष विद्यालय का प्रबंध होना चाहिए, कक्षा कक्ष तथा फर्नीचर की व्यवस्था अस्थिबाधित बच्चों की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। निर्देशन एवं परामर्श में अंतर बताइए। निर्देशन एवं परामर्श की दोनों बातों को समझते हुए और अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए निर्देशन का अर्थ क्या है? निर्देशन परामर्श के अर्थ में अंतर है। निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपनी योग्यताओं, आवश्यकताओं, साधनों तथा अपने कर्मों की समझने तथा उसी के अनुकूल अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करने में मदद की जाती है, जिससे व्यक्ति समाज में समायोजित हो सके। जबकि परामर्श दो व्यक्ति के बीच आमने सामने का संबंध है, जिससे एक व्यक्ति अपने अर्थात परामर्शदाता अपनी विशिष्ट योग्यताओं की सहायता से दूसरे को अपना वर्तमान एवं संभावित भविष्य को समझने में मदद करता है। स्वरूप में अंतर। निर्देशन स्वरूप अपेक्षाकृत निष्क्रिय है, जबकि परामर्श का स्वरूप सक्रिय है। उद्देश्य में अंतर। निर्देशन का उद्देश्य है व्यक्ति को अपने आप को समझने, अपनी क्षमताओं का उपयोग करने तथा अपनी समस्या समाधान का स्वयं निर्णय करने के लिए आवश्यक होता है। कार्यक्षेत्र में अंतर होता है। निर्देशन का कार्यक्षेत्र सीमित होता है, जबकि परामर्श का कार्यक्षेत्र विस्तृत होता है। प्रकार में अंतर होता है। निर्देशन के मुख्य 4 प्रकार: व्यक्तिक, शैक्षिक, व्यावसायिक। क्योंकि परामर्श मुख्य रूप से निर्देशात्मक परामर्श, अन्य निर्देशात्मक परामर्श तथा ग्रहणशील परामर्श। प्रविधियों तथा परीक्षणों में अंतर। निर्देशन में ऐसी प्रविधि का प्रयोग होता है जिससे किसी व्यक्ति की समस्या से संबंधित सूचना को हासिल करना आवश्यक होता है, जबकि परामर्श से सभी प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सृजनात्मक बालकों का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए।
सृजनात्मक बालकों का अर्थ सृजनात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की मौलिकता पाई जाती है। विशेषताएं क्या होती हैं? सृजनात्मक बालकों की मौलिकता या नवीनता पाई जाती है। सृजनात्मक बालक उपयोगी कार्य करते हैं, इनके कार्यों को मान्यता मिलती है, इनकी प्रतिभा का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 25, श्रवण क्षति युक्त बालकों के प्रकार बताइए। इन बालकों की पहचान कैसे करेंगे? कम बाधित बच्चे 35 to 51 डेसिबल 40%, मंद बाधित बच्चे 55 से 69 डेसिबल 40 to 40%, गंभीर बाधित बच्चे 70 से 89 डेसिबल 50-75, पूर्ण गहन बाधित बच्चे 90-100 dB तक 100% बच्चे। पहचान क्या होते हैं श्रवण बाधित बच्चों की? श्रवण बाधित बालक गतिविधियों एवं कार्यों के प्रति अधिक सजग रहते हैं, ध्वनि पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, शिक्षक के होठों की गतिविधियों तथा हाव भाव को ध्यान देते हैं, एक तरफ से झुकाकर सुनने का प्रयास करते हैं, व्यवहार में एकाग्रता तथा निरंतरता नहीं होती है, शिक्षक से प्रश्नों को बार बार दोहराने के लिए कहते हैं, समान ध्वनि के शब्दों में उन्हें अक्सर भ्रम होता है। ये होती हैं कक्षा में ध्वनि के स्रोत नहीं जान पाते हैं, शब्दों के सही उच्चारण में उन्हें कठिनाई होती है, अधिक जोर से बोलते हैं, निर्देशक निर्देशनों को समझने तथा उनके अनुसरण करने में भी उन्हें कठिनाई होती है, बिना जानकारी के कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, बिना जानकारी के भी वार्ता के बीच में निरर्थक शब्द बोल पड़ते हैं। अपराधी बालकों के उपचार विधियों पर प्रकाश डालिए। तो मनोविश्लेषण विधि, मनोअभिनय विधि, खेल विधि, वैधानिक विधि। तो ये थे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी पार्ट बी में लेकर आऊँगी। पार्ट ए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए। समथिंग अराउंड आपके 58 क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। आज मैं पार्ट 1 में इतने क्वेश्चन करा दिए। पार्ट बी और लेकर आऊँगी, जिसमें आपके समावेशी शिक्षा तृतीय प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी नज़र में ऐसे कोई भाई बहन या रिलेटिव्स हैं जो डीएलएड या बीएड कर रहा है, तो इन सेशन को उसके पास ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आने वाला सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।